हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हमारा उपसह संयोजक यौगिक चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हमने लास्ट 3 लेक्चर में वर्नर का सिद्धांत, उपसह संयोजक यौगिकों की पारिभाषिक शब्दावली और उपसह संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कंप्लीट कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और साथ में बच्चों, इस पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से लिखना ही ठीक रहेगा क्योंकि लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमें समावयवता पढ़नी है। तो देखो, इस शब्द का मतलब क्या है वो समझिए। देखो, समावयवता का मतलब वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन उनके गुणधर्म अलग अलग हो, उन्हें समावयवी बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम समावयवता बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमारे पास मान लो किसी अणु का आणविक सूत्र ये है, कोई आणविक सूत्र है, ये देखो C2H6O, ये आणविक सूत्र है। तो बच्चों, अगर हम एथेनॉल देखें CH3CH2OH, तो ये एथेनॉल है ना, मतलब एल्कोहल है। तो इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1। तो एथेनॉल का यही सूत्र है ना। अगर हम डाइमेथिल ईथर देखें CH3OCH3, तो इसमें कार्बन कितने हैं बच्चों बताओ, 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो इसका भी अणुसूत्र यही है ना। तो यह क्या है, ईथर, डाइमेथिल ईथर है। ये क्या है, डाइमेथिल ईथर। तो बच्चों देखो, दोनों का सूत्र तो समान है, आणविक सूत्र, अणुसूत्र तो समान है, लेकिन दोनों अलग अलग है, इनके गुण धर्म अलग अलग होंगे। एथेनॉल अलग यौगिक होता है, ईथर अलग यौगिक होता है। इसका गलनांक क्वथनांक अलग होता है, इसका गलनांक क्वथनांक अलग होता है। ये अलग प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करता है, ये अलग प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो दोनों के गुण धर्म तो पूरे ही अलग है, लेकिन दोनों का अणुसूत्र देखो बच्चों समान है ना। तो ये दोनों क्या हुए बच्चों, ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के समावयवी। क्या हुए बच्चों, समावयवी। और इस फिनोमिना, इस प्रोसेस, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। तो बच्चों, आ गई बात समझ में कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन गुणधर्म अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, समावयवी कहलाते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान व गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। वह इस परिघटना को क्या कहते हैं बच्चों, समावयवता कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, समावयवता, उपसह संयोजक यौगिक 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक तो बच्चों संरचनात्मक समावयवता। कौन सी समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। और एक करते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो, समावयवता चाहे कोई भी हो, अणुसूत्र तो क्या होगा, समान होगा और उनमें कुछ ना कुछ अलग होगा। जैसे संरचनात्मक समावयवता में अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या हो, समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो,
क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। और इस परिघटना को बच्चों हम क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं। त्रिविम समावयवता का मतलब अणुसूत्र समान लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की जो त्रिविमीय व्यवस्था है, या फिर जिसे आप आकाशीय व्यवस्था बोल सकते हो, वो क्या होगी? अलग अलग होगी। तो उसे हम त्रिविम समावयवी बोलेंगे और इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहेंगे। आई कि नहीं बच्चों बात समझ में? तो बच्चों त्रिविम समावयवता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में तो हम केवल संरचनात्मक समावयवता करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो देखो संरचनात्मक समावयवता में समान क्या होता है? अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान और संरचना अलग अलग होती है, संरचना भिन्न होती है। ठीक है। और त्रिविम समावयवता में अणुसूत्र समान, तो समावयवता कैसी भी हो अणुसूत्र समान ही होगा, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना बच्चों? तो डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसके बारे में पूरा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जब आप एग्जाम्पल्स करते हो ना, तब जाकर के समावयवता समझ में आती है। ठीक है ना बच्चों? अब देखो संरचनात्मक समावयवता हमें 6 प्रकार की पढ़नी है। कितने प्रकार की पढ़नी है? 6 प्रकार की। एक तो आयनन समावयवता। कौन सी बच्चों? आयनन। एक बंधनी समावयवता। कौन सी? बंधनी। एक जलयोजन या हाइड्रेट समावयवता। कौन सी? हाइड्रेट या फिर जलयोजन या फिर विलायकन। विलायकन इसे बोल सकते हो बच्चों, इसे जलयोजन समावयवता भी बोल सकते हो। एक हमें उपसह संयोजन समावयवता पढ़नी है। एक हमें लिगेंड समावयवता पढ़नी है और एक हमें उपसह संयोजन स्थिति समावयवता पढ़नी है। ठीक है। और वैसे भी देखो इनके बारे में बता दूं, त्रिविम समावयवता जब हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो ज्यामितीय समावयवता, जिसे हम समपक्ष विपक्ष समावयवता कहते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं, अगर 2 लिगेंड जो समान है और एक ही साइड है ना, 2 समान लिगेंडों के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण है ना, तो उसे हम समपक्ष बोलेंगे। और 2 समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत है, उनमें 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का कोण है, तो उसे हम विपक्ष बोलेंगे। तो ज्यामितीय समावयवता हो गई, बस इतनी है ना। और दूसरी आती है प्रकाशिक समावयवता। क्या आती है? प्रकाशिक, यानी कि ऐसा समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाए, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए। ठीक है, उसे हम बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाए, उसे हम बोलेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक। तो बच्चों इसकी पूरी बात ये कैसे घुमाता है, क्या करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डेफिनेशंस मैंने बता दी है। ठीक है, लेकिन अकेली डेफिनेशन से रट के कोई फायदा नहीं है, जब एग्जाम्पल करते हैं ना तब जाकर के पूरा क्लियर होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम संरचनात्मक समावयवता पढ़ेंगे तो केवल इसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें 6 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता पढ़नी है। तो करते हैं वे स्टार्ट। तो फर्स्ट आयनन समावयवता करते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। तो फर्स्ट अपनी आती है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से सुन लेना, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना बच्चों?
तो आयनन समावयवता का मतलब वे यौगिक, वे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। तो देखो समावयवता कोई भी हो, अणुसूत्र तो समान होना ही है। तो वे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन जो जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, संरचनात्मक मतलब आयनन समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तो वे उपसह संयोजक यौगिक, वे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। आयनन समावयवी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल करें। अब देखो इसका एग्जाम्पल ये है कि CONH3 5BrSO4 के दो आयनन समावयवी है। बच्चों ध्यान से समझना। अब देखो इसके दो बनाए तो पहले तो इसको उपसह संयोजक यौगिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु तो कोबाल्ट आपको दिखाई दे रहा है, NH3 है, लिगेंड है। तो एक बार तो क्या करो आप ब्रैकेट के अंदर Br को और बाहर SO4 को रख दो, और एक बार आप क्या करो ब्रैकेट के अंदर तो है ना SO4 को रख दो और बाहर Br को रख दो। अब देखो इसको आप पानी में डालोगे बच्चों तो आपको पता है ना कि ब्रैकेट के अंदर वाला कभी नहीं टूटता है। उपसह संयोजक यौगिकों के इंट्रोडक्शन में ये बता चुका हूं मैं, है ना, आपको लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ने को मिल गया है। तो अंदर वाला टूटेगा नहीं, बाहर वाला टूटेगा। तो SO4 आयनन मंडल है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे हम आयनन मंडल या फिर काउंटर आयन भी बोलते हैं, प्रति आयन बोलते हैं। तो ये अलग हो जाएगा। SO4 पर कितना चार्ज होता है 2-, इस पर क्या होता है 2+। इसको पानी में डालोगे तो Br पर कितना चार्ज होता है, क्योंकि ये ब्रोमाइड निकलेगा ना, क्योंकि ये तो अंदर है। ठीक है, तो Br पर 1-, तो जितना माइनस उतना प्लस, तो इस ब्रैकेट पर 1+ हो जाएगा। तो बच्चों देखो दोनों के अणुसूत्र तो यही है, दोनों का अणुसूत्र यही है ना, दोनों के अणुसूत्र तो समान है लेकिन पानी में डालने पर अलग अलग आयन बन रहे हैं। देख लो अलग अलग आयन बन रहे हैं ना। तो ये दोनों आयनन समावयवी हुए कि नहीं हुए बच्चों, हुए ना। लेकिन हमें ये सिद्ध करना है कि इसमें तो ब्रैकेट के बाहर सल्फेट है जबकि इसमें ब्रैकेट के बाहर Br है, तभी हम ये बता पाएंगे कि ये आयनन समावयवी है। तो बच्चों आपको ये तो पता चल गया कि ये आयनन समावयवी है क्योंकि इनका अणुसूत्र समान है, और इनको पानी में डालने पर SO4 2-, Br-, ये आयन बनेंगे। और आयन जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो वे यौगिक अणुसूत्र समान जिनके और जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, आयनन समावयवी होते हैं। तो देखने से तो पता लग रहा है कि ये आयनन समावयवी है, लेकिन पानी में हमें ये आयन दिखेंगे थोड़ी ना। हमें क्या पता कि इसमें SO4 बाहर है और इसमें Br- बाहर है, कैसे सिद्ध करेंगे। तो बच्चों ये लो, इसमें हम बच्चों डालेंगे बेरियम क्लोराइड। क्या डालेंगे बच्चों, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का मतलब Ba2+ होगा, और आपको पता है ना कि अंदर वाले बाहर निकलेंगे नहीं, तो बाहर वाला रिएक्शन करेगा। तो SO4 2- और बेरियम मिलकर के क्या बना देंगे, BaSO4, बेरियम सल्फेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, बेरियम सल्फेट। प्लस SO4 की जगह ये 2 क्लोरीन लगा दो। देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, SO4 की जगह 2 क्लोरीन। अब बच्चों देखो यहां पर देखो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप होता है। क्या होता है बच्चों, श्वेत अवक्षेप। जब हमने बेरियम क्लोराइड डाला, श्वेत अवक्षेप बना। हमें यह पता है कि श्वेत अवक्षेप जो होता है ना वो बेरियम सल्फेट का होता है। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि बेरियम क्लोराइड डालते ही बेरियम सल्फेट बना है, क्योंकि उसका अवक्षेप है। और बेरियम सल्फेट बनते ही ये सिद्ध हो जाता है कि सल्फेट जो है ना वो ब्रैकेट के बाहर है, क्योंकि अगर अंदर होता तो रिएक्शन करता ही नहीं।
अगर अंदर होता तो रिएक्शन बच्चों करता ही नहीं। तो इससे सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ कि इसमें सल्फेट आयन है। ठीक है, अगर एक सल्फेट है तो दूसरा तो ये होना ही है, अपने आप सिद्ध हो गया। अब बच्चों इसमें सिद्ध करते हैं, तो इसमें हम डालेंगे बच्चों सिल्वर नाइट्रेट। क्या डालेंगे बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट। क्योंकि मान लो अगर इसमें हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं ना, तो बेरियम और ब्रोमाइड यानी कि बेरियम ब्रोमाइड बनेगा, जो कि घुलनशील होता है, जिसका कोई अवक्षेप नहीं होता। तो बेरियम क्लोराइड से तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें हम क्या डालेंगे बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे बच्चों। क्या डालेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। तो Ag और Br, AgBr बनेगा कि नहीं बनेगा? और Br की जगह NO3 लगा दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो CONH3 का 5 SO4 और NO3। तो बच्चों AgBr का हल्का पीला अवक्षेप होता है। कैसा अवक्षेप होता है बच्चों? हल्का पीला अवक्षेप होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला, हल्का पीला अवक्षेप आया। क्योंकि हमें पता है सिल्वर के जो सिल्वर हैलाइड के जितने भी अवक्षेप होते हैं हम जानते हैं कि AgCl श्वेत अवक्षेप, AgBr हल्का पीला अवक्षेप, AgI गहरा पीला अवक्षेप, तो ये जानते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट डालते ही हल्का पीला अवक्षेप आया, इससे सिद्ध हो गया कि यह अवक्षेप AgBr का है। इससे यह सिद्ध हो गया कि Br बाहर है, क्योंकि अगर अंदर होता तो अवक्षेप बनाता ही नहीं। तो बच्चों सिद्ध हो गए ना कि ये दोनों आयनन समावयवी है। बच्चों आया क्या समझ में? अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरी समावयवता अपनी आती है बंधनी समावयवता। कौन सी समावयवता आती है बच्चों? बंधनी समावयवता। तो देखो, तो बंधनी का मतलब बांधना, जुड़ना, यानी कि इस बार जुड़ने में गड़बड़ होगी। जुड़ता कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़ता है और लिगेंड के जुड़ने में गड़बड़ होगी। यानी कि ऐसा कौन सा लिगेंड है जो अलग अलग तरह से जुड़ सकता है? सोचिए आप। नेक्स्ट अपनी आती है बंधनी समावयवता। बंधनी समावयवता। तो बच्चों सोच लिया क्या आपने कि ऐसा कौन सा लिगेंड है जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अलग अलग तरीके से बंध सकता है या जुड़ सकता है? तो वो है बच्चों उभय दंतुक लिगेंड। कौन सा लिगेंड? उभय दंतुक लिगेंड। यानी कि वे यौगिक, अभी देखो एग्जांपल करवाऊंगा ना, समझ आओगे। वे यौगिक जिनमें उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित होता है, वे बंधनी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब उभय दंतुक लिगेंड कौन से होते हैं? CN, तो कार्बन भी जुड़ सकता है केंद्रीय धातु परमाणु से और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। कार्बन जुड़े तो साइनो, नाइट्रोजन जुड़े तो आइसोसाइनो। ऐसे ही NO2, नाइट्रोजन जुड़े तो नाइट्रो और ऑक्सीजन जुड़े तो नाइट्राइटो। अगर ऑक्सीजन जुड़े ना तो नाइट्राइटो। ऐसे ही बच्चों C जुड़े CNO में तो साइनेटो, अगर N जुड़े तो आइसोसाइनेटो। ऐसे ही बच्चों SCN में, किसमें? SCN में सल्फर जुड़े तो थायोसाइनेटो और नाइट्रोजन जुड़े तो आइसोथायोसाइनेटो। तो ये उभय दंतुक लिगेंड है। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास ये कोई एग्जांपल है NH3 और NO2, ठीक है, और Cl2। ठीक है ना बच्चों? तो NO2 में नाइट्रोजन जुड़ेगा, नाइट्रो हो गया, और एक ये CONH3 का 5 और ONO Cl2। दोनों के अणुसूत्र देख लो समान है, लेकिन इसमें ना केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ONO का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है।
अणुसूत्र समान लेकिन लिगेंड अलग अलग तरह से जुड़ा हुआ है ना, कौन सा जुड़ सकता है? उभय दंतुक। तो वे यौगिक जिनमें उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित होता है वो बंधनी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। बच्चों आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना। अब बच्चों अपनी नेक्स्ट समावयवता आती है जल योजन या फिर हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता यह भी एकदम सिंपल है। हाइड्रेट का मतलब जल, ठीक है। तो वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन समन्वय मंडल के अंदर और समन्वय मंडल के बाहर जल के अणुओं की संख्या में विभिन्नता होती है। एग्जाम्पल देखो, वे यौगिक, परिभाषा लिख लेते हैं पहले, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं बच्चों? समान। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें समन्वय मंडल के अंदर व बाहर जल के अणुओं में क्या होती है? जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखो CrCl3 6H2O। तो देखो इससे हम कितने हाइड्रेट समावयवी बना सकते हैं? देखो एक तो ये पॉसिबल है कि तीनों Cl को आप बाहर ही रखो, इसका कलर होता है बैंगनी। कैसा होता है बच्चों? बैंगनी। एक ये पॉसिबल है, एक Cl को अंदर ले जाओ, एक Cl को अंदर लाओगे ना तो एक H2O को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्नर के अनुसार द्वितीयक संयोजकता परिवर्तित नहीं होती और इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी है? जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं तो 6 है। तो बच्चों इसका दूसरा समावयवी ये हो गया ना कि एक Cl को आप अंदर ले आए तो एक H2O को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर 3 क्लोरीन थे तो 2 क्लोरीन बचे और एक H2O। तो बच्चों ये होता है बुरा। एक ये भी बना सकते हो कि आप 2 क्लोरीन को अंदर ले आओ तो 2 H2O को बाहर ले जाना पड़ेगा तो 4 बचे, तो 1 क्लोरीन बचा और 2 H2O। ये होता है हैरा। तो इनमें सब में अंतर क्या है? समन्वय मंडल के अंदर और बाहर जल के अणुओं में तो अंतर है। इसमें देखो अंदर 6 बाहर कुछ नहीं, इसमें अंदर 5 बाहर 1, इसमें अंदर 4 बाहर 2। तो हाइड्रेट समावयवता आई कि नहीं आई बच्चों? समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट अपनी समावयवता आती है उपसह संयोजन समावयवता। कौन सी आती है बच्चों? उपसह संयोजन समावयवता। कौन सी? उपसह संयोजन समावयवता। ध्यान से समझना बच्चों। नेक्स्ट अपनी आती है 4th नंबर, उपसह संयोजन समावयवता। तो उपसह संयोजन समावयवता का मतलब, तो देखो वे यौगिक जिनके पास धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल होना तो वो उपसह संयोजन समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल दूंगा ना समझ जाओगे, एक बार लिख लो। वे यौगिक है ना, वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों क्या हो बच्चों? दोनों ही क्या हो? दोनों ही संकुल हो, वे उपसह संयोजन समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित बच्चों क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपके पास ये है एग्जाम्पल CONH3 का 6 और CrCN का 6। तो देखो आपको पता है ना कि लेफ्ट साइड धनायन और राइट साइड ऋणायन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है।
आगे ना बात समझ में। हमने नामकरण में भी ये पढ़ा था कि हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट साइड धनायन होता है और राइट साइड ऋणायन होता है। तो देखो इसमें धनायन भी संकुल है और ऋणायन भी संकुल है, तो इसका समावयवी कैसे बनाओगे आप? सिंपल है, लिगेंड को चेंज कर दो। कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़ा हुआ है ना, कोबाल्ट के साथ Cn जोड़ दो। क्रोमियम के साथ Cn जुड़ा हुआ है तो क्रोमियम के साथ NH3 जोड़ दो। लेकिन बच्चों इसमें एक गड़बड़ बहुत बड़ी होती है, तो पहले उस गड़बड़ के बारे में बताता हूं। तो हमें करना क्या है, बस कि लिगेंड को चेंज करना है। कोबाल्ट के साथ किसको जोड़ दो? Cn को। और क्रोमियम के साथ किसको जोड़ दो? NH3 को। ये कर दोगे। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है बच्चों, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है ना वो हमेशा क्या होता है? प्लस वाला होता है। अब आपको पता है कि Cn पर माइनस होता है जबकि NH3 उदासीन है, तो यानी कि Cn के पास 6 माइनस, इसका मतलब ये वाला संकुल तो ऋणायन वाला हो गया। क्या हो गया बच्चों? ऋणायन वाला हो गया। तो ये कभी भी लेफ्ट साइड नहीं हो सकता, ये कभी भी लेफ्ट साइड नहीं हो सकता। इसलिए आपको इससे छुटकारा पाने के लिए सीधा बता देता हूं कि इसमें आप लिगेंड को चेंज करने के बजाय केंद्रीय धातु परमाणु को कर दो। यहां पर कोबाल्ट है ना, तो कोबाल्ट को तो ले जाओ उधर और क्रोमियम को ले आओ इधर, ताकि ये गड़बड़ ना हो। तो बच्चों देखो, तो Cr NH3 6 और CO CN6। तो बच्चों उपसह संयोजन समावयवता आई कि नहीं आई समझ में? आ गई। चलो बच्चों नेक्स्ट अपनी समावयवता आती है लिगेंड समावयवता। कौन सी समावयवता आती है बच्चों? लिगेंड समावयवता। ठीक है, नेक्स्ट अपनी आती है लिगेंड समावयवता। तो बच्चों नोट्सों में तो मैंने केवल ये 4 ही समावयवता लिखी है, क्योंकि लिगेंड समावयवता और इसके आगे एक आएगी उपसह संयोजन स्थिति समावयवता, तो इनके बारे में कभी पूछा नहीं जाता। ठीक है ना, तो वहां पर मैंने लिखे नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां से लिख सकते हो समावयवता। ठीक है ना, तो इनमें लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करता है। लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करता है। लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करता है। कैसे करेगा? जैसे मान लो हमारे पास लिगेंड के रूप में है क्लोरोफेनिल। क्या है? क्लोरोफेनिल। अब देखो क्लोरोफेनिल का मतलब ये होगा, फेनिल का मतलब आपकी बेंजीन वाले है और ये जुड़ी हुई है किसी से, तो ये फेनिल हो गई। अब बच्चों ये समावयवता कैसे प्रदर्शित कर सकता है? क्योंकि इसमें जो क्लोरो है ना वो यहां पर भी लगा हो सकता है, इसमें जो क्लोरो है वो मेटा स्थिति पर भी लगा हो सकता है, मेटा स्थिति पर भी लगा हो सकता है। इसमें जो क्लोरो है बच्चों वो पैरा स्थिति पर भी लगा हो सकता है। तो देखो समावयवता लिगेंड स्वयं प्रदर्शित कर रहा है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये एग्जांपल है CO NH3 का 5 और उसके बाद C6H4, ये C6H4 Cl है और Cl यहां पर कहां लगा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है। ठीक है ना, और मान लो Cl2। अब इसी का दूसरा समावयवी क्या बन जाएगा? CO NH3 का 5 और क्लोरोफेनिल लगी हुई है, C6H4 Cl लगा हुआ है, लेकिन Cl इस बार कहां लगा हुआ है? मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है बच्चों? मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है। तो देखो है तो सेम टू सेम ही कि लिगेंड में क्लोरीन है ना, लिगेंड में क्लोरीन ऑर्थो पर है, लिगेंड में क्लोरीन मेटा पर है और लिगेंड में क्लोरीन पैरा पोजीशन पर है। तो वे यौगिक जिनमें लिगेंड खुद समावयवता प्रदर्शित करता है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? लिगेंड समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? लिगेंड समावयवी। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट अपना आता है उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। नेक्स्ट उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। ध्यान से समझना बच्चों, उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। तो बच्चों ये समावयवता सेतु लिगेंड प्रदर्शित करते हैं कि वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें, तो सेतु लिगेंडों के बारे में मैंने आपको नामकरण में बताया था।
हमने उस प्रकार के यौगिकों का नामकरण किया था जिनमें सेतु लिगेंड होते हैं। तो बच्चों आपको लास्ट लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप देख लेना। जिनमें सेतु लिगेंड होते हैं वे समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल, तो देखो मान लो हमारे पास ये यौगिक है, तो ये देखो सेतु लिगेंड हम ऐसे बनाते हैं। तो इमिडो NH2 को एमिडो बोलते हैं और नाइट्रो, तो ये सेतु लिगेंड है। और NH3 Cl4, तो इसके हमें समावयवी बनाने, तो कुछ चेंज नहीं करना है। NH3 कितने लगे हुए हैं? 4 लगे हुए हैं, एक इधर भेज दो। H2O कितने लगे हुए हैं? 4 लगे हुए हैं, एक इधर भेज दो। ये लो, H2O कितने रह गए? 3, और एक NH3 आ गया कि नहीं आया? और CONH2NO2। अब NH3 कितने रहे बच्चों बताओ? सॉरी यहां पर तो कोबाल्ट होगा ना। NH3 4 थे, एक इधर आ गया, तो कितने बचे? 3। और साथ में एक कौन आ गया? H2O आ गया ना, क्योंकि H2O एक इधर और NH3 एक इधर, ठीक है। और Cl4। तो अणुसूत्र तो सेम ही है, बस हमने किया क्या है, एक NH3 इधर और एक H2O इधर, ठीक है ना बच्चों। तो ये संरचनात्मक समावयवता का लास्ट टाइप था, ठीक है बच्चों। तो संरचनात्मक समावयवता कंप्लीट यहां पर हो जाती है। एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूं। देखो, समावयवता का मतलब वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन गुणधर्म अलग अलग। उपसहसंयोजक यौगिक 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, एक संरचनात्मक और एक त्रिविम। संरचनात्मक समावयवता का मतलब कि जिनके अणुसूत्र समान, संरचना अलग अलग। त्रिविम समावयवता का मतलब अणुसूत्र समान लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था अलग अलग। अब संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार की होती है। फर्स्ट, आयनन समावयवता, तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन जो जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं आयनन समावयवी होते हैं। दूसरी, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता का मतलब अणुसूत्र समान लेकिन ब्रैकेट के अंदर यानी कि समन्वय मंडल के अंदर और बाहर जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होती है। तीसरी अपनी आती है बंधनीय समावयवता, यानी कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन जिनमें उभय तंतुक लिगेंड होते हैं ना, वो बंधनीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। चौथी आती है उपसह संयोजन समावयवता, यानी कि जिनके अंदर वे यौगिक जिनके अंदर धनायन और ऋणायन दोनों संकुल होते हैं ना, वो ये समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें करना क्या है, एक धातु के लिगेंड दूसरे के साथ और दूसरी धातु के लिगेंड फर्स्ट के साथ, ऐसे लिगेंडों को चेंज करना है, लेकिन ढंग से चेंज करना है। मैंने एक गड़बड़ बताई थी ना कि वो गड़बड़ हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना। पांचवी, लिगेंड समावयवता, कि जिनमें लिगेंड खुद समावयवता प्रदर्शित करता है। और उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता मतलब जिनमें सेतु लिगेंड होता है ना, वो उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यदि आज का लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।